भारत का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? पता है तो कमेंट करना, वरना हिंट देता हूँ। आगरा से 25,000 किलो नकली घी पकड़ा जाता है। दिल्ली में 11 क्विंटल नकली पेंट से रंगी हुई काली मिर्च, चाय प्रेमियों की नकली चाय तक पकड़ी जाती है। दिल्ली में 11 क्विंटल ब्लैक पेंट से रंगी हुई चाय पत्ती पकड़ी गई। यूपी में दिवाली से पहले 3,000 क्विंटल यानी कि 3 लाख किलो नकली मावा और गुलाब जामुन पकड़े गए। करीमनगर में 5 लाख की नकली दाल। नागपुर में 1,925 किलो फेक कुकिंग ऑयल। तो कंचनबाग में 100 किलो नकली शहद तक पकड़ा जाता है। भारत में एक भी ऐसा फूड आइटम नहीं होगा कि जो कि प्योर बेचा जा रहा हो। हद तो तब हो गई कि इन लोगों ने भगवान के प्रसाद तक को भी नहीं छोड़ा। उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने 2019 से 2024 तक तिरुपति मंदिर को 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई किया, जिसका प्रसाद करोड़ों भारतीयों तक पहुंचा होगा। इसमें भगवान के आशीर्वाद से ज्यादा तो कैंसर कोजिंग केमिकल्स थे। इसके घी के अंदर बीफ के एलिमेंट तक पाए गए। जब एसआईटी ने जांच की तब पता चला कि इस डेयरी ने भूतकाल में कभी भी एक बूंद दूध या मक्खन तक सप्लाई नहीं किया। है ना मास्टर स्ट्रोक गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट का। आए दिन हजारों किलो नकली पनीर पकड़ा जाता है। गुजरात में 1,500 किलो तो यूपी में 2,500 किलो। अब दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में यूज होने वाला विस्फोटक एमोनियम नाइट्रेट 2,500 किलो चोरी से सप्लाई किया जा सकता है। तो पनीर, दूध वगैरह सभी छोटी चीजें हैं, चलो जाने दो। दिल्ली में फेक इनो और टूथपेस्ट, नकली अमूल बटर और घी तक की फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी है। कैल्शियम कार्बाइड से फल पकाना हो या फिर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देकर वेजिटेबल्स को बड़ा बनाना हो, ये सब कम था तो पानीपुरी के पानी में यूरिन और फालूदा में लाइव मास्टरबेट करके सीमन तक मिलाया जा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि ये डिपार्टमेंट ही सो रहा है या फिर शायद उनसे मिला भी हो। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, भारत में किस किस तरह से मिलावट होती है और क्या इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और जिसके मंत्री है माननीय जेपी नड्डा जी। और जो ये सारी फूड आइटम है, इन सभी को रेगुलेट करता है FSSAI, जो सीधा इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फसाई के मुख्य 4 काम है। पहला, फूड रेगुलेशन पॉलिसी बनाना। सेकंड, क्वालिटी चेक। थर्ड, ब्रांड लाइसेंसिंग। और फोर्थ, डेयरी स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना। इस संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन लगता है कि पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनके ऑफिसर्स आए दिन रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ओनर होते हैं वो इस फूड रेगुलेशन कमेटी के मेंबर होते हैं। तो अगर कंप्लेन करे तो किसे करे? और तो और इस संस्था की जो बेइज्जती होती है इतनी तो किसी की नहीं होती। ORS नाम से एक प्राइवेट ब्रांड चीनी का घोल बेच रहा था, तो डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। 8 साल तक केस चला। अंत में वो केस जीत गई और फसाई ने इस ब्रांड के ऊपर बैन लगा दिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बैन को होल्ड पे ही डाल दिया, क्योंकि कंपनी को नुकसान ना हो ना। कभी कभी एक डिपार्टमेंट अच्छा करता है तो दूसरा डिपार्टमेंट उसके ऊपर पानी फेर देता है। मैगी का केस तो सभी को पता होगा। फसाई के अनुसार मैगी में जरूरत से ज्यादा लेड पाया गया तो उसके ऊपर टोटल बैन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेस्ट फसाई ने अच्छी तरह से किया ही नहीं, और जहां पे ये किया है वो लेबोरेटरी ऑथोराइज्ड ही नहीं है, और बैन को हटा दिया। तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा। चला तुझे फेंटा फिर। ये लोग प्रोडक्ट को तब तक बैन नहीं करते जब तक कि किसी की जान न चली जाए या फिर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि फसाई सेफ्टी इश्यू को टोटली नेग्लेक्ट करता है। केक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 72 स्टेट ऑथोराइज्ड फूड लेबोरेटरीज हैं, जिसमें से 65 के पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, यानी कि ऐसी मशीन ही नहीं है कि जो फूड की मिलावट को डिटेक्ट कर सके। ये तो हाल है FSSAI के, लेकिन फूड टेररिज्म तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। इनसे शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि नड्डा जी 2/3 बहुमत के पीछे पड़ेंगे तो शायद भारत की 2/3 जनता निपट जाएगी। मान लीजिए कि मिलावट से बच गए तो किस तरह से हमको मिसगाइड किया जाता है। क्रीम बिस्किट बच्चों के सबसे फेवरेट है, पर ज्यादातर पैकेट के ऊपर लिखा होता है क्रेम, CREME, ना कि क्रीम। क्रीम यानी कि मलाई जो दूध से बनती है।
पर क्रेम वेजिटेबल फैट, चीनी और आर्टिफिशियल कलर से बनता है। वैसे भी बिस्किट ना चीनी और मैदे से ही भरा होता है। उसके बाद आता है कि वेजिटेरियन का चिकन यानी कि पनीर। आज तक शायद किसी को पता नहीं होगा कि पनीर 2 टाइप के आते हैं, डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर। डेयरी पनीर जो कि दूध से बनता है और उसके प्राइस हाई रहते हैं, 450 से 500 रुपए पर किलो। और नकली पनीर पाम ऑयल, डिटर्जेंट, यूरिया, सिंथेटिक कलर्स और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के बनाया जाता है, जो कि शायद 40 से 50 रुपए किलो होगा। 99% रेस्टोरेंट वाले या ठेले वाले ये एनालॉग पनीर या नकली पनीर का यूज करते होंगे। और फूड ब्लॉगर कहते हैं कि दिल खोल के पनीर डाला जी। फिर पैकेट में लिखा होता है फ्रूट जूस, पर फ्रूट जूस होता नहीं। बड़े बड़े फ्रूट्स की फोटो पैकेट पे जरूर होती है, लेकिन उसकी मात्रा 2 से 3%। बाकी चीनी, फूड कलर्स और फ्रूट एसेंस। यानी आज भारत में नकली दूध, पनीर, बटर, चीज और जूस तक मिल जाएगा। अब थोड़ा हाइजीन भी देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर कुत्ते का शव मिलता है, और पानी पूरी की पूरी बनाने वाली फैक्ट्री को अगर देखोगे तो उल्टियां जरूर होंगी। स्ट्रीट वेंडर का पसीना तेल में और रॉ मटेरियल में गिरता है। कोई अपनी खाज मिटाते हुए खाना बनाता है, तो कोई जानबूझकर सीधा यूरिन ही मिला देता है। कोई अपने गंदे हाथ तवे पर खाना बताते हुए सीधा धो ही देता है। हल्दीराम के पैकेट में कॉकरोच मिलता है तो मैकडोनाल्ड के पार्सल में चिपकली। शायद इसे भी ब्रांड पसंद होवे। सॉरी बॉबी देओल जी, अल्फा का ट्रेलर अभी दिमाग से नहीं निकला। एक बच्ची के बर्थडे के ऊपर एक केक ऑर्डर किया गया। बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में उस बच्ची की मौत हो गई। जांच में पता चला कि ये केक कोई बेकरी में नहीं बना, पर एक गंदे से क्लाउड किचन में बना है। एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी कि भारत में बहुत ही बड़े बड़े जीनियस भरे पड़े हैं। जरा आप ये सोचिए कि जेसीबी का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। इस महाशय ने जेसीबी का उपयोग कुकिंग में किया। सैल्यूट है बॉस। टोटल अनहाइजेनिक। और ऊपर से इन लोगों ने रील भी बनाई जिसके व्यूज है 50 मिलियन से ज्यादा। यानी ये रील फॉरेन में तक देखी गई होगी। वो लोग क्या सोचेंगे भारत के बारे में। ये इस तरह से भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाते हैं, तो उसमें ब्रांड कहाँ पीछे रहने वाले। भारत के मसाले सिंगापुर, हांगकांग, यूएस और यूके में टोटल बैन है, क्योंकि इनमें कैंसर कॉजिंग केमिकल इथिलीन ऑक्साइड पाया गया। और यही एमडीएच और एवरेस्ट ब्रांड भारत में सबसे सेफ माने जाते हैं। यानी कि जो चीज विदेश के कुत्ते तक नहीं खाते, वो भारत में सेफ बोल के बेची जाती है। कभी कभी तो लगता है कि फसाई को भारतीयों की हेल्थ की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब इन लोगों के लिए कीड़े और मकोड़े हैं, और कीड़े और मकोड़े जल्दी से मर जाए वो इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। अब तो ये हाल हो चुका है कि सभी ब्रांड्स को अपने पीछे ये सेंटेंस जरूर लिखना चाहिए कि कोई भी ऐसा बचा नहीं कि जिसको हमने ठगा नहीं। क्योंकि पतंजलि चिली पाउडर, प्योर घी, अमूल की तरह भारत की ज्यादातर ब्रांड्स के दूध और शहद की कंपनियों के ज्यादातर सैंपल फेल हो चुके हैं। भारत में 70% से ज्यादा दूध नकली है। एक सर्वे के मुताबिक भारत की साल की दूध की रिक्वायरमेंट 64,000 करोड़ लीटर। एक्चुअल में रियल मिल्क है 14,000 करोड़ लीटर्स, यानी कि बाकी का 50,000 करोड़ लीटर नकली दूध है। और बिस्किट खाकर बच्चों में डायबिटीज, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम राइज हो रही है। ऐसे ही तो बना जा सकता है डायबिटीज और कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर मान लो मिलावटखोर पकड़े भी गए, सजा भी हुई, तो भी वो नॉमिनल फाइन और कुछ महीने की जेल। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 11 सितंबर 2008 चीन में नकली दूध पीने से 9 बच्चों की मौत हो गई। तो इन मिलावटखोरों को क्या सजा हुई होगी? दोनों को फांसी की सजा हुई। तब से लेकर आज तक उस तरह के मिलावट का एक केस नहीं देखा गया। और उसी साल 14 नवंबर 2008 पूर्वी भारत में नकली दूध पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई। पर सभी आरोपी कुछ ही महीनों में बेल के ऊपर छूट गए। और यही डिफरेंस है इंटेंट में। अगर इतिहास देखें तो फूड सेफ्टी भारत में टॉप प्रायोरिटी थी। मौर्य साम्राज्य में मिलावटखोरों को 100 पन्ना से लेकर 1000 पन्ना तक दंड दिया जाता था। एक पन्ना यानी कि एक चांदी का सिक्का। और अलाउद्दीन खिलजी की सजा तो खौफनाक थी।
अगर किसी व्यापारी ने वेट में गड़बड़ी की तो सीधा एक ही फरमान था, उनके शरीर से इतना ही मांस काट लो कि जितना कम इसने वेट दिया है। उसके बाद अंग्रेजों ने कई कानून ऐसे बनाए कि जिससे भारत की फूड सिक्योरिटी को बर्बाद किया जा सके। उन्होंने व्यापारियों के ऊपर इतना टैक्स लगाया कि व्यापारी मजबूर हो गए मिलावट करने के लिए, और यही ब्रिटिशर्स के कानून आज तक चल रहे हैं। ये ना फूड टेररिज्म कम और जेनोसाइड ज्यादा है। हर साल नकली फूड से 10 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, जिसमें से 1.25 लाख लोगों की तो मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये हत्या नहीं तो और क्या है? इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, क्योंकि कई देशों ने किया है। जैसे कि जापान में एक रूल है, पैकेट पे जिस भी आइटम का फोटो होता है, अंदर से वो आइटम उसी साइज की और उसी कलर की निकलनी चाहिए। यू कैन मैच इट। वहाँ हर वेजिटेबल में QR कोड होता है, जिसको स्कैन करने से ये वेजिटेबल किस किसान ने उगाया है और यहाँ तक किस ट्रक से पहुँचा है, ये आप ट्रेस कर सकते हो। और इसे ही कहते हैं फार्म टू फॉर्क ट्रेसेबिलिटी। जापान में 8000 से ज्यादा पेस्टिसाइड्स के ऊपर बैन है। अगर किसी भी फूड में उसकी मात्रा 0.01% भी पाई गई तो उसे जहर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ऊपर से एक्शन तो अलग से। सिंगापुर में सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फूड रेटिंग लिखना कंपलसरी है। अगर रेटिंग गिरी तो धंधा बंद। फ्रांस में हर प्रोडक्ट को न्यूट्रिशन के हिसाब से A to E की रेंज में ग्रेडिंग किया जाता है। A सबसे बेस्ट और E सबसे वर्स्ट। US और EU में तो जुर्माना ही इतना ज्यादा लगाया जाता है कि मिलावट करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। US में जॉनसन और जॉनसन बेबी पाउडर से 22 लड़कियों को कैंसर हुआ, तो वो कंपनी भारत की तरह बच नहीं गई। कंपनी पर 4440 करोड़ का जुर्माना लगा और सभी लड़कियों को 200 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ। और चाइना में तो फांसी ही दे दी जाती है, जो कि सबसे बेस्ट है। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।